क्या आप दांतों की समस्याओं से गुजर रहे हैं? तो आइए हमारे पास डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर में। यहाँ होगा आपके दांतों की सभी परेशानियों का समाधान। डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर क्लिनिक BDS, शॉप नंबर 1, जाकिर मंजिल, देसाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बेल बाजार सर्किल, कल्याण वेस्ट, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7303704523। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायपुर के बाल गंगाधर तिलक नगर वार्ड नंबर 18 के विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कोविड-19 की जांच के लिए लगाए गए शिविर का अवलोकन किया और मास्क का वितरण किया। इसी के साथ उन्होंने वार्ड क्रमांक 7 में किए जा रहे सैनिटाइजेशन का भी निरीक्षण किया। पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने वार्ड नंबर 18 बाल गंगाधर तिलक वार्ड नंबर के सियान सदन में कोविड-19 की जांच का अवलोकन कर शिविर में किया मास्क का वितरण और जोन 7 के वार्डों में किए जराहे सैनिटाइजेशन का किया निरीक्षण। आज जोन 7 के अंतर्गत विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और रायपुर महापौर एजाज डेबर ने उपस्थित होकर वार्ड में होने वाले सैनिटाइजेशन का निरीक्षण कर प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के दिए निर्देश और फार्मिंग मशीन से होने वाले छिड़काव का खड़े होकर किया निरीक्षण। आज जोन 7 के अंतर्गत आने वाले वार्ड अग्रसेन चौक से होते हुए देशबंधु प्रेम रामसागर पारा राठौर चौक से होते हुए समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, गीता सागर होते हुए GI रोड से विधायक विकास उपाध्याय कार्यालय के कुकुरबेड़ा पंडित रविशंकर शुक्ला ने रामनगर अंडरब्रिज से दिशा कॉलेज के सामने से जोन कार्यालय तक, जोन कार्यालय से विशाल मेगा मार्ट से GI रोड राजकुमार कॉलेज से रामकुंड वंदना ऑटो तक किया सघन सैनिटाइजेशन। कोविड-19 की जांच जिला प्रशासन भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज तिलक नगर वार्ड में इसकी शुरुआत की गई है और जहां जिसको लक्षण मिलते हैं उसको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए कोविड-19 की व्यवस्था में भेजने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहां उसको क्वारंटीन करके जो पर्याप्त मात्रा में उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो उसको देने का काम कर रहे हैं। या कोई मान लीजिए बल्क में हॉट स्पॉट मिलता है जहाँ ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, उसको उस पूरे एरिया को फील्ड करने का काम, उसको बैरिकेड करने का काम भी हम लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। वहाँ पर राशन पानी की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा की जा रही है। आज तिलक नगर के इस वार्ड में देखिए आप किस प्रकार से 100 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले भी हैं। इसी प्रकार से पूरे आज क्षेत्र में सैनिटाइज करने का काम भी हम लोगों ने किया है। जोन नंबर 7 के सभी 7 वार्ड में आज सैनिटाइज किया है। मृतक पूजा तोमर उम्र 27 वर्ष का विवाह 5 वर्ष की पूर्व सत्येंद्र शुक्रवार उर्फ बंटी के साथ संपन्न हुआ। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी पूजा को कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने को लेकर सास गुड्डी देवी आए दिन पूजा को प्रताड़ित करती थी। इसी बात को लेकर पूजा व सास गुड्डी देवी में अधिक कहासुनी होने के बाद उसकी सास गुड्डी देवी व देवर सतीश सिंह ने पहले मारपीट कर अधमरा कर दिया और पूजा तोमर को गले में फंदा लगाकर मार दिया। यह आरोप मृतक पूजा तोमर ने पिता सत्यभान सिंह तोमर ने लगाया। उन्होंने बताया कि पूजा को कोई संतान ना होने के कारण सास आए दिन झगड़ा करती थी। सोमवार की रात्रि 2 बजे लगभग पूजा के ससुर हमारे घर पर भिंड रोड बाईपास पर आए और बोले कि तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है, पूजा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब पूजा के पिता उस घर पर पहुंचे तो पूजा अचेत अवस्था में एम्बुलेंस पर ससुराल पक्ष के लोग बैठा चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने पूजा के शरीर पर गर्दन पर चोट के निशान देखे तो पूजा की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। ये अभी महिलाएं खत्म हुई है गांधीनगर में, इसके बारे में जानकारी दें। दरअसल में 2 महिलाओं के मामले आए थे। एक महिला गांधीनगर की रहने वाली है, उसके ससुर ने प्रथम दृष्टि ये बताया कि रात को 2-2:30 बजे करीब उसको बुखार आ रहा था, तो अस्पताल ले गया है तो वहाँ पर वो खत्म हो गई। तो मामला संदेहास्पद है, उसकी वेरीफाई कर रहे हैं। मैडम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के डॉक्टर भी आ गए हैं, उसका सब परीक्षण जो है मेडिकल बोर्ड से कराए हैं, उसके बाद जो स्थिति होगी बताएंगे। दूसरी एक महिला जो है मड़ोखा की रहने वाली है, वो भी नवविवाहिता की श्रेणी में है और उसने कुछ सस्पेक्ट ऐसा लग रहा है कि कोई भोजन खाया है, जिसमें ही मर कायम हो गया है। दोनों प्रकरण की जांच जो है SDO साहब द्वारा की जा रही है और बाद पोस्टमार्टम जैसी स्थिति बनेगी उसका कार्रवाई। जो अभी महिला खत्म हुई थी वो आपकी कौन थी? ये हमारी नातिन थी और इसकी 4 साल शादी हो गई 5, और इसके कोई बच्चा न होने के कारण इन्होंने परेशान किया। तो उससे हमारा दामाद सत्यभान सिंह ये पुरसा में ही रहते हैं, धनेटा रोड पे
हमारी नातिन का घर था और वहाँ पर ये इतना न जानकार होकर के लड़की के पास जाते रहे, लेकिन उन्होंने घर की स्थिति सही जान नहीं पाई। लड़के को बाहर निकाल के इसके बाप ने, इसके भाई, लड़के के छोटे लड़के ने और इनके मामा माँ रहते हैं, इनके द्वारा एक शिकायत हुई और शरीर पर पूरा गले की घोंटनी का ना पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या पहले भी कभी बच्ची को आपकी को प्रताड़दंड किया गया है क्या? हाँ, इसको पहले भी प्रताड़दंड किया गया है। जमान ने 1 साल पहले ही 40,000 रुपया इसको दिया है और जहाँ भी इलाज होता है तहाँ वो करता रहा। वहाँ तक हम लोग तक बात न पहुँचाने तक ये अपने तक ही सीमित रखी। तो अभी आपने इसकी शिकायत पुलिस ऑफिसर वगैरह थाने में पूछ सकी? अभी हम घर से आए हुए, हम पुलिस ऑफिसर भी जाएंगे। अभी पोस्टमास्टर हो रहा है, उसके बाद क्या रिजल्ट ये देते हैं उसके बाद सारी कार्रवाई। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुबछोला में पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचई विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण करवाने के साथ पाइपलाइन बिछाई गई थी, किंतु पीएचई विभाग की लापरवाही के कारण आज लगभग 4-5 वर्षों से पानी की सप्लाई बंद पड़ी हुई है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत डुबछोला में पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचई विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण करवाने के साथ पाइपलाइन बिछाई गई थी, किंतु पीएचई विभाग की लापरवाही के कारण से आज लगभग 4-5 वर्षों से पानी की सप्लाई बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुबछोला में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएचई विभाग द्वारा पानी टंकी का निर्माण करवाने के साथ बोर करवाया जाता है ताकि ग्राम वासियों को पेयजल आसानी से मुहैया हो सके, किंतु आज 4 से 5 वर्ष हो गए हैं। ग्राम पंचायत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं इस संदर्भ में पीएचई विभाग के आला अधिकारी से बात किया गया तो उनका कहना है कि पानी सप्लाई की जिम्मेदारी पंचायत को दिए गए है। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों से बात किया गया तो अधिकारी अपने अन्य छोटे बड़े अधिकारियों पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। मैं प्रभावती सिंह, जनपद सदर दुबछोला। अभी यहाँ पे आपके दुबछोला ग्राम में 10 साल से लगभग टंकी बनी हुई खड़ी है पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा और सप्लाई के लिए पाइप भी बिक चुका है, लेकिन लोगों तक का जैसे बड़का पारा मोहल्ला होगा वहाँ पानी की बहुत समस्या है, जबकि 2-2 मोटर लगे हुए हैं। तो इसको लेकर अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? पानी टंकी तो बना है यहाँ 10 साल से, पर मतलब 2-2 मोटर भी लगे हैं वहाँ, फिर भी पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। जनता को पानी का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। पीएचई विभाग को बोला गया, फिर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत को बोलते हैं तो बोलते हैं कि पीएचई विभाग जाने, उनको बोलते हैं बोले ग्राम पंचायत जानेगा। अभी हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला ग्राम सलबा में हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कोरिया जिला के जो बैकुंठपुर क्षेत्र है, यूँ कह सकते हैं कि बैकुंठपुर क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से लगा हुआ एक जिला है। यहाँ पे जमीन भूमाफिया इस कदर हावी है कि जो आम गरीब इंसान है उसके दुख दर्द को सुनने और समझने और उसको निजात दिलाने वाला कोई नहीं है। इसी बीच में हमारे साथ में आज सलवा ग्राम के यूसुफ खान जी हैं, जो कि लगभग 10 साल से अपनी ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन इनके पट्टे की ज़मीन और इनके पुश्तैनी ज़मीन पर आज तक इनको हक नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि कुछ रसूखदार लोग हैं जो हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जानते हैं क्या समस्या है यूसुफ खान के पास। यूसुफ खान, बताइए क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत सर ये है कि देखिए हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, कुछ ज़मीन को हमारे पूर्वजों द्वारा नज़ीर अजहर जो कि कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये ज़मीन पूर्वजों द्वारा हमारा लिया गया था। जो इतना ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो सामने है ये ज़मीन, ये मेरी ज़मीन है। इसको अपन उनसे कोई ना सौदा हुआ था ना कोई हम बेचे हैं, लेकिन वो जितना बिका है ऑलरेडी उनका ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो मेरा ज़मीन है, मैं आज 7 साल हो गया, मैं उनके पास भी जाके समझौता के तौर पे कितने बात यहाँ हुए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ। 50,000 ले लो तो 1 लाख ले लो, ये करो। अब मैं गरीब आदमी क्या करूँ? मेरी एक तो लड़की है, मेरे को करना शादी,
मैं ज़मीन बेच के करूं तो मैं ज़मीन भी नहीं बेच पा रहा हूं। उनके द्वारा अवैध निर्माण, ये देखिए दीवार दिख रहा है, अवैध निर्माण सीमांकन के लिए दिया। आरआई और पटवारी। इसका पट्टा किसके नाम से है? मेरे भाई के नाम से है, लेकिन ये जो ज़मीन है ये मेरे हिस्से की ज़मीन है। अच्छा, भाई हमारे राज्य है कि भाई तेरे को बेचना है, जो भी करना है, तेरे घर बनाना है, तेरा हिस्सा है, तू अपना जान, है ना। लेकिन अब फंस गया मैं इनके चक्कर में कि अब ये ज़मीन को अवैध निर्माण कर लिए हैं। अब मैं गरीब आदमी, ना तो इधर जा रहा हूँ ना उधर जा पा रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। जन सुनवाई में आप गए थे? जी, जनदर्शन में मैं गया था। तो उस कलेक्टर साहब से कुछ कलेक्टर साहब को मैं बताया, अपना दुखड़ा सब उनके सामने मैं रखा, आवेदन दिया, तो वो तत्काल तहसीलदार को आदेश किए। तो तहसीलदार के आदेश के अनुसार आरआई और पटवारी आए, नापे और नजीर अजहर जिला अध्यक्ष वो भी आए। इसके बाद वो उनका कोई फ़ोन उन आ गया तो चले गए जल्दी, लेकिन वो नाप के गए, ना तो मेरे को सीमांकन का पत्र दिए, ना आज तक मेरे को कोई सीमांकन का नहीं मिला है। जब वो नाप के गए तो मैं खूंटा भी यहाँ गड़वाया था अपने ज़मीन पे, वो खूंटा भी गायब है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक अपनी पुश्तैनी ज़मीन को लेकर, या यूं कह सकते हैं कि अपने पट्टे की ज़मीन को लेकर शासन प्रशासन के सामने गुहार जहाँ लगा रहे हैं, वहीं पर पटवारी और आरआई के द्वारा इनकी ज़मीन पर सीमांकन होने के बाद आज तक ये अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए। अब देखना ये होगा कि मीडिया और सोशल साइड में इनके इस मुद्दे को उठाने का सिर्फ महज एक ही उद्देश्य है कि इनके पुश्तैनी ज़मीन को इन तक सही हालात में पहुंच सके। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए कोरिया से अविनाश चंद की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में लोग महंगाई और कामबंदी के बीच किसी तरह अपनी कमाई से बचाए हुए थोड़े बहुत पैसों से गुजर बसर कर रहे हैं। इधर अपनी व्यापारिक या अन्य दूसरी जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें बैंक, क्रेडिट कार्ड या दूसरे साधनों से कर्ज तक लेना पड़ रहा है। वहीं लोगों की आर्थिक परेशानी से बेखबर इस कोरोना संकट काल में भी ऑनलाइन ठगी की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ऑनलाइन ठगी से जुड़े लोग आमतौर पर बैंक अधिकारी बनकर पीड़ितों को फोन लगाते हैं और ये लोग बड़ी चालाकी से पीड़ित को भरोसे में लेकर उसके खाते से जुड़े गोपनीय जानकारियां हासिल कर खाते से मोटी रकम उड़ा लेते हैं। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता है तब तक उसके साथ ठगी हो चुकी होती है। रायगढ़ कोरोना संक्रमण काल में लोग महंगाई और कामबंदी के बीच किस तरह अपनी कमाई से बचाव हुए थोड़े बहुत पैसे से गुजर बसर कर रहे हैं। इधर अपनी व्यापारिक या अन्य दूसरी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें बैंक, क्रेडिट कार्ड या दूसरे साधनों से कर्ज तक लेना पड़ रहा है। वहीं लोगों की आर्थिक परेशानियों से बेखबर इस कोरोना संकट काल में भी ऑनलाइन ठगी की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। ऑनलाइन ठगी से जुड़े लोग आमतौर पर बैंक अधिकारी बनकर पीड़ितों को फ़ोन कर रहे हैं। लोग बड़ी चालाकी से पीड़ित को भरोसे में लेकर उसके खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल कर खाते से मोटी रकम उठा रहे हैं। जब तक पीड़ित कुछ समय पाता है तब तक उसके साथ ठगी हो चुकी है। कुछ इस तरह की ठगी की एक घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोतरा रोड निवासी बीमा अभिकर्ता गोविंद घोष के साथ घटी है। दिनांक 8 जुलाई 2020 को उसके मोबाइल पर किसी सौम्य शर्मा नामक लड़की का फ़ोन आया। उसने उससे अब तक इस्तेमाल किए गए 1 साल पुराने SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने की बात कहकर पासवर्ड मांगा। उनके द्वारा भरोसा कर नंबर दिए गए जाने के बाद भी 72,000 रुपये की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड को 2 ट्रांजैक्शन कर 74,000 रुपये निकालने का मैसेज आया। इसके बाद उनके पास वापस सौम्या ने फ़ोन कर बताया कि ट्रांजैक्शन बैलेंस मेंटेन करने के लिए किया गया था। 24 घंटे बाद पैसे वापस जमा हो गए। इस तरह से बताए गए समय पर पैसे वापस न आने पर पीड़ित स्टेट बैंक इतवारी बाजार की शाखा में संपर्क कर लिखित सूचना देते हुए जानकारी मांगी तो उन्हें पता चला कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड से। क्या नाम है आपका? गोविंद घोष। क्या मामला हुआ है आपका? मैडम 8 तारीख को अकाउंट से बैंक वाले फ़ोन करे और फ़ोन करके सौम्या शर्मा नाम की महिला ने और क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेशन करने के नाम से फ़ोन किए। एक्टिवेशन कोड पूछे, उसका 2 ट्रांजेक्शन किए वो लोग और लगातार बात करते रहे और ट्रांजेक्शन करके मेरे को मैसेज भेजे कि आपको 74,252 रुपये आपके मतलब वो देना है। तो जब मैं उनको पूछने गया तो फ़ोन काट दिए। तो बैंक गया, मैं बैंक जाके बोला तो बैंक वाले ये बताए कि आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ है। बैंक वालों को मैं बताया आज तक तो कभी क्रेडिट कार्ड में 1 रुपये का भी ट्रांजेक्शन नहीं किया हूँ। तो आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है कोई सामान वामान लेने के लिए? खरीदारी नहीं किया हूँ। बैंक जाके उस दिन पहली बार लिफाफा वो खोला हूँ। मकरोनिया बुजुर्ग में नगर पालिका के कर्मचारी ने अपने आर्थिक और मानसिक शोषण को लेकर नारेबाजी की और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मकरोनिया बुजुर्ग नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपने आर्थिक और मानसिक शोषण को लेकर की नारेबाजी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
यहाँ कलेक्टर रेट पर लेता है। हम लोगों का वेतन हम देते हैं, मात्र 7,000 रुपये कहता है। 0% पर लिया है ठेका, 15 दिन का भी नहीं दिया वेतन। दिसंबर माह के कर्मचारियों ने कहा ठेकेदार का कहना है कि 0% चार्ज पर लिया है ठेका, आप लोगों से लिया जाएगा मुनाफा। पूरे वेतन की मांग करने पर बाहर करने की देता है धमकी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा 5 माह का नहीं दे रहा हिसाब, कुछ तो गड़बड़ है, जांच कराएंगे रिपोर्टर। भाई साहब, नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और नगर पालिका में नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा हम लोग को कलेक्टर रेट से भुगतान नहीं किया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा जो पैसा है उनके खातों में जाता है, रिकॉर्ड है पूरे पैसे का। तो बता सकते हैं जो पैसा कलेक्टर रेट से दिया जाता है, जितने दिन उनका काम होता है उतने दिन का पैसा उनको दिया जाता है। ये श्रम विभाग का नियम है, जितने दिन काम उतने दिन का पैसा। नहीं तो उनका कहना है कि 12,000 रुपये तय है, मतलब लगभग कलेक्टर रेट से, लेकिन 7,000 भुगतान किया जा रहा है। और अगर कलेक्टर रेट 350 रुपये दिन है, उसमें ये 22 दिन या 23 दिन काम करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से उनका जो भी पैसा बनता है वो पूरा कलेक्टर रेट के हिसाब से पैसा दिया जाता है। आप लोगों ने आज नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है कुछ मांगों को लेकर, कौन कौन सी मांगें? हम लोग यही चाहते हैं कि 3-3.5 साल से कर रहे हैं तो हम लोग को विभागीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जो हम लोग का वेतन बनता है वो हम लोग को दिया जाए। सुनने में आ रहा है कि ठेकेदारों द्वारा आप लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है मानसिक तौर पर, ये बात सही है क्या? मानसिक तौर पे तो हाँ, वो भी सही है और सबको सैलरी बराबर नहीं दी जाती है। कलेक्टर रेट कलेक्टर रेट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कितना मिलता है आपको वेतन? 7,000 रुपये मिलता है। मिलना कितना चाहिए? मिलना चाहिए जैसे 10,000 कुछ बनती है, 10,500 कुछ। इस संबंध में आप लोगों ने ठेकेदार से बात की? हाँ, बात की, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं दे रहा, मतलब पेमेंट पूरा नहीं कर रहा। धमकी दे रहा है कि आप लोगों को 1 तारीख से भगा दिया जाएगा। इसी 1 अगस्त से 1 अगस्त तो हम लोगों को भगा दिया जाएगा, ये धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने विरोध में आवाज़ उठाई तो? हाँ, विरोध में आवाज़ उठाई तो हम लोगों को भगा दिया जाएगा। फिर अब आप लोगों का आगे का अगला कदम क्या होगा? लोग आगे अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे और अगर नहीं सुनी जाती तो हड़ताल करने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक। आप लोगों ने नगर पालिका में प्रदर्शन किया और सीएमओ को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं जी। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं? पहली मांग तो हम लोगों की है कि हम लोगों को ठेकेदारी से हटा के विभागीय कर्मचारी किया जाए। और दूसरी मांग जो है कि जो पेमेंट ठेकेदार को कर रही है नगर पालिका कलेक्टर द्वारा, कब वो पेमेंट डायरेक्ट हम लोग के खाते में करें। और जो पिछले कुछ हमारे कर्मचारियों को भगा दिया गया उनको पुनः वापस दिया जाए। अगर ठेकेदार के माध्यम से काम हो रहा है तो हम लोग का बैक डेट का पेमेंट जितना भी है वो दिया जाए, प्लस कलेक्टर द्वारा हम लोगों को दिया जाए और डायरेक्ट हम लोगों को विभागीय कर्मचारी किया जाए। क्योंकि 4.5 साल हो गए हैं नगर पालिका बने हुए, अभी तक इधर स्थायी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई है। सुनने में आया है कि ठेकेदार द्वारा नगर पालिका से कुशल श्रमिकों का पेमेंट लेकर आप लोगों को अकुशल श्रेणी में पेमेंट किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। कितना मतलब नगर पालिका से पेमेंट किया जा रहा है और आप लोगों को कितना मिल रहा है? कलेक्टर दर पेमेंट होता है उच्च कुशल का, अर्ध कुशल का, और हम लोगों को अकुशल 7,000 रुपये पेमेंट दिया जाता है। जबकि कितना मिलना चाहिए? जबकि हम लोगों को 11,810 रुपये मिलना चाहिए और जो कुशल वाले हैं उनको 10,510 रुपये मिलना चाहिए। जबकि सभी के लिए एक ही दर से पेमेंट किया जा रहा है, 7,000 रुपये ओनली। अगर इस ज्ञापन के बाद भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 30 तारीख से। आप लोगों ने आज नारेबाजी की है और नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा, किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन? हम लोगों का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है। हम लोगों की सिर्फ नगर पालिका प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी भुगतान हम लोगों का ठेकेदार को किया जाता है वो भुगतान सीधे हमारे खातों में दिया जाए। अभी कितना भुगतान किया जा रहा है आपको? नगर पालिका से कितना मिलता है? नगर पालिका से 11,810 रुपये करीब ठेकेदार को भुगतान होता है हम लोगों को देने के लिए, किंतु ठेकेदार द्वारा मात्र 7,000 और हम 7,300 बस इतना भुगतान किया जाता है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला जब से ही चल रहा है, जब से ठेकेदार को जब से वर्क आर्डर हुआ है ठेकेदार साहब। इसका आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध कई बार किया है, क्योंकि कोरोना के वजह से हम लोग नहीं कर पाए।
आज प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने नारेबाजी की है, आपको ज्ञापन भी सौंपा है। किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है? इनकी मेन समस्या ये है कि इनको जो नगर पालिका द्वारा मानदेय दिया जा रहा है कलेक्टर रेट, तो उसके हिसाब से इनको प्लेसमेंट एजेंसी भुगतान नहीं कर रही है। नगर पालिका से कितना प्लेसमेंट को पेमेंट किया जाता है? नगर पालिका को मतलब कुशल रेट का, उच्च कुशल रेट का जो भी वो कर्मचारियों का बिल बना के देते हैं, हम बराबर उनको बिना काटे हुए पेमेंट करते हैं। लेकिन एजेंसी को हमने नोटिस भी जारी किया है कि वो अपना हिसाब बताएं। इससे पहले भी कर्मचारियों ने एक आवेदन दिया था जिस पे हमने प्लेसमेंट की एजेंसी प्रमुख प्रजापति को एक नोटिस जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी वाइज आपने नगर पालिका से कितना प्राप्त किया और आपने इनको कितना ट्रांसफ़र किया, कितना ईपीएफ में जमा किया, कितना बीमा का जमा किया, वो पूरा प्रत्येक कर्मचारी वाइज हमें हिसाब देवें। वो आज तक इन्होंने दिया नहीं। अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए? अब इस पे जो है अध्यक्ष मैडम से मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने जो है 30 तारीख से हड़ताल का लिखा है अपने ज्ञापन में। मैं अध्यक्ष महोदया से चर्चा करूंगा इस संबंध में और जो भी उचित होगा वो हम करेंगे। हमें संदेह है कि इतने दिनों तक हमारी सूचना देने के बाद भी वो मात्र 5.5 महीने का हिसाब नहीं दे पा रहे, तो निश्चित रूप से हिसाब में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। सर, आगे त्यौहार आ रहे हैं और पिछले 2 माह से इन कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। इस स्थिति में आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हम प्लेसमेंट एजेंसी को फिर जो है लिखेंगे, है ना, जैसे ही बात करके कि इनका जल्दी से जल्दी भुगतान का निराकरण करें। आज आप लोगों ने सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या? सर, हम लोगों को काफ़ी जब से आए हैं ठेकेदार सर, उन्होंने काफ़ी हम लोगों को मतलब सैलरी के बीच में सैलरी वाली भी रोकी है। इस वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों का घर उसी से चलता है सर, सैलरी पे बेस्ड है। हाँ, गरीब परिवार से रहने वाले हम लोग सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे हम लोग। अभी जबकि बोला जा रहा है, अभी 2 दिन पहले हमसे बोला गया कि आप अपना आईडी पासवर्ड जो भी है वो सब दूसरे एक उनको रखा है, एक नई मैडम को रखा है जो पहले से परिचित नहीं है हम लोगों से, उनको देने के लिए कहा। हमने देने के लिए मना किया तो मैं निकालने का बोला है कि हम आपको निकाल के उनको रख देंगे क्योंकि आप आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे, जबकि वो जिम्मेदारी वाली चीज़ है। यदि हम ऐसे ही दे देंगे तो कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट जारी कर देगा, फिर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। इसलिए हमने देने से मना किया तो उन्होंने निकालने की धमकी दी है। आपने सीएमओ सर से बात की थी इस संबंध में? जी, मैंने बात की थी और आपने बोला भी है कि आपको आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक। आप लोगों ने नगर पालिका सीएमओ को कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, किन किन समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा? समस्या बहुत सी है ऐसी, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, समय पर वेतन नहीं दिया। किसके द्वारा प्रताड़ित किया जाता? ठेकेदार द्वारा। वेतन कैसा समय से? समय से ये कि वेतन यहाँ से 10 तारीख से पहले हो जाता है, लेकिन हम लोग को मिलता है 20-22 के बाद। आज 27 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया। 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वेतन में कटौती करने की बात सामने आई है। हाँ, कितना दिया जाता, कितना वहाँ से मिलता है? यहाँ से 10,000 से ऊपर मिलता है। आप लोगों को 510 मिलना चाहिए लेकिन मिलता 7,000 है। हाँ, इस संबंध में उस ठेकेदार से नहीं कहा आप लोगों ने कि भाई वेतन बोला गया बार-बार, लेकिन निकालने की धमकी दी जाती है। अच्छा, ऐसे कितने कर्मचारी हैं प्लेसमेंट के जो प्रताड़ित हैं ठेकेदार से? सारे सभी कर्मचारी हैं, 37 कर्मचारी हैं, 52 आदमियों को बिल लगाए हुए हैं। अच्छा, 52 लोगों का पेमेंट लेके 37 लोगों को किया जाता है। हाँ, 37 लोगों, और वो भी पूरा नहीं किया जाता। 7,000 दिया जाता है, जबकि इधर से कलेक्टर दर से भुगतान होता है उनके। 37 आदमियों को तो पूरा देते वो वेतन, मगर उनके लिए कुछ उच्च कुशल में है और कुछ कुशल में है। उन लोगों को एक समान वेतन दिया जाता है 7,000 रुपये, जबकि उनका अलग अलग मानदेय होता है, मगर उनको अलग नहीं दिया जाता। अभी 2 माह से वेतन नहीं किया। 2 माह से उन्होंने पेमेंट नहीं किया और धमकी अलग से दे रहे हैं कि तुम लोगों को भगा दिया जाएगा 1 तारीख से। अपनी मांगों के संबंध में हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो बोल रहा तुम लोगों को भगा दिया जाएगा। ठीक, सरासर उनकी ठेकेदार द्वारा 1.5 माह के वेतन की मांग की गई थी, जिसमें से उनने 15 दिन के पहले ही रख लिए थे, उसका भुगतान नहीं किया। मतलब कि 15 दिसंबर से 15 दिन का वेतन नहीं दिया है हम लोग। दिसंबर माह का आधा वेतन नहीं दिया, ना वेतन मिला ना उसका ईपीएफ जमा होता है, और ईपीएफ भी समय पे जमा नहीं होता है। और इसके सब कुछ हम लोग ने स्टेटमेंट नगर पालिका में जमा कर दी है, जिसकी जांच में अभी बहुत ढील डाले, वो जांच नहीं हो पाई। हम लोगों को साथी को निकाल भी दिया है। 7-8 कर्मचारी हैं जिनको बिना बताए बिना सूचना दिए उनको निकाल दिया है,
जबकि नियम ये बनता है कि उनके लिए 1-2 बार रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई आपकी ये गलती है, वो सुधारो। बिना नोटिस दिए निकाल उन लोगों को निकाल दिया है, उनको वापस भी लिया जाए और जो ये कर रहे हैं अपनी घपला घपली इसको सुधार के हम लोगों को कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए मां नर्मदा का पवित्र जल व नर्मदा की माटी मंगलवार को नर्मदापुर युवा मंडल के युवाओं ने पूजन अर्चन करके जय श्री राम के नारे लगाकर अयोध्या भेजे। होशंगाबाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए मां नर्मदा का पवित्र जल व नर्मदा की माटी मंगलवार को नर्मदा युवा मंडल के युवाओं ने मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर जय जय श्री राम के नारे लगाकर अयोध्या भेजी है। नर्मदापुर युवा मंडल सदस्य मनीष परदेशी ने बताया कि देश के विभिन्न पवित्र नदियों का जल व मिट्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए पहुंच रही है। हमारी जीवन रेखा मां नर्मदा की भी कुछ अंश मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में लगे, इसलिए युवाओं ने आज विवेकानंद घाट पर मां नर्मदा का पूजन पाठ कर मां नर्मदा का जल भरकर व मिट्टी पेकर कोरियर के माध्यम से बीवी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी को भेजा है। इस अवसर पर पूर्व नपा अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल, मनीष परदेशी, विशाल दीवान, रूपेश राजपूत उपस्थित थे। जिला मुरैना में पहाड़गढ़ से 12 किलोमीटर दूर स्थित इसुरा महादेव शिव जी का अद्भुत रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर घने जंगलों में स्थित है। इस मंदिर पर सावन के माह में सोमवार के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर पर प्रतिदिन सुबह के 4 बजे स्वयं ही बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। पहाड़गढ़ से 12 किलोमीटर दूर स्थित इसुरा महादेव शिव का अद्भुत रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर घने जंगलों में स्थित है। इस मंदिर पर सावन के माह में सोमवार के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पर प्रतिदिन सुबह के 4 बजे स्वयं ही बीलपत्र चढ़े हुए हैं। यहाँ पर लोगों का पहरा लगाकर फिर देख लिया गया है, लेकिन यहाँ अद्भुत चमत्कार आज तक किसी ने नहीं देख पाया। और उनका कहना है कि यहाँ पर 11 व 21 पत्तों की बेलपत्र मिलते हैं। वहाँ पहाड़ों के अंदर से पानी का झरना भी 12 माह लगातार बढ़ता रहता है, जबकि ऊपर जमीन प्लेन स्थिर बनी हुई है, लेकिन शिव की मूर्ति के ऊपर स्वयं ही पानी झरने से गिरता रहता है। यह एक अद्भुत चमत्कार है। क्या रहस्य है? मेरा नाम ब्रजेश बंसल है। ये ईश्वरा महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ रोज प्रतिदिन सुबह बीलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं और जाने कौन चढ़ाने आता है। बहुत से लोगों ने इसमें शोध कर लिया, राजा ने इसमें यहाँ पे पैरे बैठा लिए, लेकिन आज तक ये पता करना मुश्किल हुआ कि यहाँ बीलपत्र कौन चढ़ाने आता है। और इस जगह की बहुत ही इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। यहाँ झरने से जो पानी बहता है वो शिवलिंग के ऊपर पड़ता है और बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। और यहाँ पानी 12 महीने इसी तरीके से मूर्ति के ऊपर बहता रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर सरपंच व सेक्रेटरी ग्रामीणों से वसूली कर रहे हैं। इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संगठन के महामंत्री सोनू सिंह तोमर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए की। पीएम आवास के नाम पर पंचायतों में की जा रही वसूली, सौंपा ज्ञापन। पोरसा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम सरपंच व सेक्रेटरी ग्रामीणों ने वसूली कर रहे हैं। इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना संगठन के महामंत्री सोनू सिंह तोमर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मंगलवार को कोंथर कला के बगियापुरा व माते कापुरा गांव के ग्रामीण जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन में बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है उन्हें सरपंच व सचिव के साठगांठ पलीता लगा रहे हैं। बगियापुरा व माते कापुरा में ना तो सड़क है और ना ही बिजली। यहाँ पक्के मकान तक नहीं है, जिससे ग्रामीण कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, जिसकी शिकायत जनपद में कई बार की जा चुकी है। वहीं प्रभारी सचिव पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली कर रहे हैं। आलम यह है कि प्रभारी सचिव ने अपने परिजनों के आवास कर दिए, लेकिन गरीब हितग्राहियों के आवास पैसे ना देने के अभाव में नहीं किए गए, इसलिए इन ग्रामीणों को आवास दिलाए गए। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वालों में नारायण सिंह तोमर, धर्मवीर राम सेवक, फरियादी खां, हरेंद्र सिंह, रखबार बलबीर सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा
पैसे लेकर के काम किए जा रहे हैं। सही तरीके से रोडें जो 3-3 बार बन चुकी हैं उन रोडों पे कार्य किया जा रहा है, जो एक भी बार नहीं बनी है उन पे कार्य नहीं किया जा रहा है। सचिव सरपंच तो जब कभी आती है ग्वालियर निवास करती है और रोजगार सहायक हैं जो कि निवासी ग्राम पंचायत कोथरकला के हैं, उन्हीं पे सचिव का पदभार है अभी, तो वो अपनी मनमानी से करते हैं। मैंने 1-2 बार मौखिक रूप से उनसे बोला भी, कहने लगे कि तुम शासकीय कार्य में बाधा डालोगे 2 साल की सज़ा करवा दूंगा, कह दूंगा कि तुम मुझसे रिश्वत मांगते हो और शासकीय कार्य में बाधा डालने में 2 साल की सज़ा करवा दूंगा। जब ग्रामवासी बार बार मेरे पास आ रहे थे तो मैंने उनका अनुरोध सुन के और मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी का जिला महामंत्री होने के नाते मैंने निर्णय लिया कि मैं जनता की आवाज़ को प्रशासन तक उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हो। कोथरकला ग्राम पंचायत में जो सरपंच सेक्रेटरी के द्वारा जो वसूली अवैध की जा रही है प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास की स्पष्ट नीति है कि जिन लोगों का आवासीय सूची में 2011 में नाम है उन लोगों को पात्रता है। इसके बाद शासन ने सर्वे कराया था, जिनके पास पात्रता है और नाम नहीं है उनके नाम जोड़ने की कार्रवाई भी है, लेकिन नए लोगों के नाम का अभी शासन स्तर से सूची रूप में आई नहीं है और जिनके नाम पात्रता सूची में है उन्हीं को देने का निर्देश है। क्योंकि ऐसी स्थिति में बिना सूची वालों को या अपात्र लोगों की भी पैसा लेकर मैं पैसे की मांग करके वो किया कि जाँच करा लेते हैं, यदि दोषी पाया जाता तो सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में सेक्रेटरी और उसकी क्या पैसे वसूली की जा रही है? जिन लोगों के 2011 में सूची में वो देख लेते हैं कि नाम आ गए हैं, फिर उनको जागते हैं कि मैं तुम्हारा आवास करा दूंगा, अगर नहीं कराओ पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा आवास नहीं कराऊंगा। तो डर की वजह से लोग बाग जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और तो दे देते, नहीं तो क्या है पैसे जो नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ कमी बता के और रिजेक्ट करा देते हैं। अभी आप यहाँ आए थे, क्या आश्वासन दिया गया? अभी श्रीमान जी ने हमसे बोला है कि इसकी मैं जांच कराऊंगा और कार्रवाई जांच करा के कमेटी बनाऊंगा और उसकी नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। उज्जैन पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर पुलिस राजेंद्र कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक बुलंद कंसकार द्वारा साइबर अपराधों में तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही में दिए गए निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में आज साइबर सेल इंदौर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह को नागदा जिला उज्जैन निवासी युवती ने अपने परिजनों के साथ उपस्थित होकर राज्य साइबर पुलिस उज्जैन में शिकायत दर्ज करवाई है। तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर साक्ष्यों को अध्ययन किया गया तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साहिला पिता प्रेमचंद टटावत 19 वर्ष हीरामल की चाल उज्जैन से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि फरियादी का दूर का रिश्तेदार है तथा वह युवती से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया कि फरियादी के टिकटॉक वीडियो से स्क्रीनशॉट लिए गए हैं और उसकी स्क्रीनशॉट के फोटो का उपयोग कर स्वयं के फोटो के साथ एडिट कर टिकटॉक वीडियो बनाया और अपलोड किया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस द्वारा टिकटॉक आईडी बंद करवाने पर आरोप लगाते हुए आईडी बनवाई गई है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त 2 सिम तथा मोबाइल फ़ोन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल इंदौर भेजा गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना में निरीक्षक नरेंद्र गोमेन, उप निरीक्षक अमित सिंह, हिमांशु चौहान, प्रधान आरक्षक हरेंद्र पाल सिंह, आरक्षक कमलाकर, उपाध्यक्ष सुनील पवार, कमल बरकड़े, महिला आरक्षक तृप्ति लोधी व रजनी निगवाल की सराहनीय भूमिका रही। फरवरी 2020 में हमारे यहाँ शिकायत की थी कि किसी ने उसके टिकटॉक वीडियो से उसके फ़ोटोज़ और वीडियो निकाले हैं और खुद का फ़ोटो उसके साथ ऐड करके वायरल कर दिया है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को धब्बा लग रहा है तथा गलत मैसेज जा रहा है समाज में और लोगों के पास। तो इस पर हमने संज्ञान लेके उससे आवेदन लिया। उसकी हमने जब जाँच की तो मालूम पड़ा कि साहिल पिता प्रेमचंद टाटावत निवासी हीरामल की चाल उसने एडिट किया था और वो ही इस टिकटॉक को वायरल किया था। तो फिर उसका मोबाइल सिम हमने जब्त की है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया, जहाँ से जिला जेल इंदौर उसे भेज दिया गया। कोरिया जिला की ग्राम पंचायत मालवा में अपने पुश्तैनी पट्टे की जमीन के मालिकाना हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को बेबस और मजबूर हैं यूसुफ खान। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सलवा में अपने पुश्तैनी पट्टे की जमीन के मालिकाना हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को बेबस और मजबूर है यूसुफ खान।
आपको बता दें कि कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलवा के निवासी यूसुफ खान अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो कि पट्टे की ज़मीन है, उनका कहना है कि मेरी ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े रसूखदार नेता है बाउंड्री वॉल कराकर ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर संसदीय सचिव तक किया गया। कलेक्टर के द्वारा आदेश करने के बाद ज़मीन का सीमांकन हुआ है, किंतु उस ज़मीन पर आज तक मैं कब्जा नहीं कर पाया हूँ। यूसुफ खान का कहना है कि सूखदार नेता मेरी 10 से 15 लाख की ज़मीन को 1 लाख में लेने की बात करता है। शासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी शासन प्रशासन मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर मुझे कब्जा दिला पाने में नाकाम साबित हुई है। हम कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत दुबछोला में हैं। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये गांव में पानी सप्लाई पेयजल की व्यवस्था के लिए पीएचई डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इस टंकी से पानी कोई सप्लाई नहीं हुआ है। जब इस संदर्भ में यहाँ के पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात किया गया तो उनका कहना है कि ये मामला उलझा हुआ है। हमको ये नहीं समझ में आया किस प्रकार से उलझा हुआ है। कहते हैं कि कई बार इसके बारे में पत्राचार किया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप ऊपर देखते होंगे, यहाँ पर जो टंकी के लिए सप्लाई के लिए पाइप लगा था वो पाइप भी हटा हुआ है। तकरीबन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर लोग यही बताए कि 4-5 साल से लगभग पानी का सप्लाई नहीं हो पाया है। आप इधर में जो 2 मोटर लगे हुए हैं, 2 मोटर जबकि पानी का सप्लाई देते हैं, कनेक्शन तक हुआ है लोगों के घर घर तक का पानी जाने का, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि सबसे पहले टंकी पर पानी जाएगा, टंकी पर पानी जाने के बाद ही लोगों के घर तक का पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही और आश्चर्य की बात होगी कि यहीं पर एक बड़का पारा नाम का एक मोहल्ला है, वहां पर पानी की ज़्यादा समस्याएं बनी रहती हैं। साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जब बात करना चाहा गया तो जनप्रतिनिधि भी यही कहते हैं कि कई बार सरपंच हों या जनपद सदस्य हैं उनसे बात किया गया तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे कई बार पत्राचार किया गया पीएचई डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए कोरिया से अविनाश चंद की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।